हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कुछ क्लासेस से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पक्षों के बारे में बात की। आज की क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, हड़प्पा सभ्यता की निरंतरता और परवर्ती भारतीय सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की क्या देन रही, इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्कालीन आर्थिक जीवन की। तो हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के 4 प्रमुख आधार स्तंभ थे: कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन का जो मुख्य आधार था वो कृषि था। सिंधु प्रदेश की भूमि उर्वरक थी और पर्याप्त वर्षा और नदियों के कारण सिंचाई हेतु जल का अभाव न होने के कारण इस प्रदेश में अच्छी खेती होती थी। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, चावल, राई, मटर, खजूर, कपास आदि के उत्पादन से परिचित थे। कालीबंगा से प्राप्त जुते हुए खेत के निशान भी उनके कृषि ज्ञान का परिचय देते हैं। अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त होने वाली चक्कियों तथा ओखलियों के अवशेष हमें उत्खनन में मिले हैं। पशुपालन की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल, गाय, कुत्ते, सुअर, भेड़, बकरी, हिरण, खरगोश, मुर्गा, बतख, हंस आदि पशु पक्षियों को पाला करते थे और कुबड़ वाला बैल उन्हें विशेष प्रिय था। ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे अश्व से परिचित थे। हालांकि रंगपुर और लोथल से घोड़ों की मृण मूर्तियां और सूरकोटड़ा से अश्व अस्थियां मिली हैं। हाथी से भी वो परिचित थे। उद्योग धंधे की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का विकास किया था, जो थे वस्त्र बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, आभूषण बनाना, लकड़ी के सामान तैयार करना, खिलौने बनाना, धातुगिरी, सूत कातना, औजार व उपकरण बनाना आदि। यहाँ के लोग टिन और तांबे को मिलाकर कांसा तैयार करने की विधि से परिचित थे और मन के निर्माण का उद्योग एक विकसित उद्योग था। चहुंदड़ो और लोथल में मन के बनाने के कारखाने उत्खनन में मिले हैं और इसके अलावा पत्थर से बर्तन, मूर्तियाँ, उपकरण बनाने तथा लकड़ी से दरवाजे, फर्नीचर, गाड़ियाँ बनाने से संबंधित कार्य भी उद्योग का रूप ले चुके थे। व्यापार की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी और इस युग में आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार समुन्नत अवस्था में थे। यहाँ के लोगों का महाराष्ट्र, राजस्थान, सौराष्ट्र, हरियाणा और दक्षिण भारत से व्यापार होता था। विदेशों में उनका व्यापार सुमेरिया से होता था और संभवतः अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बहरीन, ईरान, बदख्शा, ओमान और मध्य एशिया से भी उनके व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया का उर शहर वहाँ उनके व्यापार का केंद्र था, जहां सिंधु घाटी की बहुत सारी मोहरें मिली हैं। खुदाई से पर्याप्त मात्रा में सोना व चांदी की वस्तुएं मिली हैं और ये सोना संभवतः मैसूर से और चांदी ईरान या अफगानिस्तान से आती थी। तांबा राजस्थान के खेतड़ी की खानों से, टिन अफगानिस्तान, ईरान से और राजस्थान से, अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे लाजवर्द, गोमेद, पन्ना, मूंगा इत्यादि अफगानिस्तान, ईरान, महाराष्ट्र, राजस्थान और कश्मीर से मंगवाया जाता था। स्थल व्यापार मुख्यतः बैलगाड़ियों द्वारा और जलीय व्यापार जहाज़ों और नावों द्वारा किया जाता था। अनेक मोहरों पर जहाज का अंकन और लोथल से प्राप्त गोदी के अवशेष जहाज़ों के प्रयोग को पूर्णतः प्रमाणित कर देते हैं। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी और व्यापार की सुविधा हेतु माप तोल हेतु विभिन्न आकार, प्रकार और वजन वाले बाट व बटखरे प्रयोग में लाए जाते थे, जो कि उत्खनन में हमें मिले हैं। इनमें एक रूपता दिखाई देती है। तोलने की इकाई के रूप में 16 या इसके गुणक अंक का व्यवहार किया जाता था। मोहनजोदड़ो से सीप का बना एक मापदंड और लोथल से हाथी दांत का बना एक पैमाना भी हमें मिला है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की। तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्राचीन अवशेष हमें मिले हैं उनसे पता चलता है कि अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में ये सभ्यता पतनोन्मुख थी और इस काल के बर्तन निम्न कोटि के हैं। प्राचीन भव्य भवन छोटे छोटे कमरों में विभक्त हैं। अंततोगत्वा संभवतः 1500 ईसा पूर्व के मध्य यह सभ्यता पूरी तरह से विलुप्त हो गई। हालांकि इसके पतन के कारणों के संबंध में विद्वान मतैक्य नहीं है, लेकिन फिर भी
कि अनेक कारण इस सभ्यता हेतु उत्तरदायी माने जा सकते हैं, जिनमें से जो पहला है वो है बाढ़। तो एसआर राव, मार्शल और अर्नेस्ट मेके ने नदियों के तट पर बसे सैंधव नगरों से प्राप्त बालू के अवशेषों और उन पर बार बार किए गए निर्माण के साक्ष्यों के आधार पर नदियों में आने वाली बाढ़ को सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण माना है। स्टुअर्ट पिगर्ट, एच गार्डन, वी गार्डन चाइल्ड, एम व्हीलर जैसे पाश्चात्य विद्वानों ने आर्यों के आक्रमण को इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना है, जिसने सैंधव नगरों को ध्वस्त कर दिया। ऑरेल स्टाइन, अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल ने हाकड़ा घग्गर क्षेत्र में बढ़ती हुई शुष्कता और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हुई स्थिति को सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण के रूप में स्वीकार किया है, जिसके कारण वहां जीवन यापन अनुकूल नहीं रहा। एच.डी. लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप वत्स, डेल्स आदि ऐसे विद्वान हैं जो नदियों के मार्ग में हुए परिवर्तन को हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारक तत्व स्वीकार करते हैं। के.यू.आर. कैनेडी ने महामारी जैसे संक्रामक रोगों को हड़प्पा सभ्यता के विनाश के प्रसंग में स्वीकार किया है, जिसके फलस्वरूप बहुतायत से लोग मारे गए और उनके भौतिक आयाम खंडहरों में परिवर्तित हो गए। यह संकल्पना भी प्रस्तुत की गई है कि सैंधव वासियों ने अपने भौतिक संसाधनों का अत्यधिक उपभोग कर डाला, जिससे उनकी जीवंत शक्ति समाप्त हो गई और सभ्यता का अंततः पतन हो गया। साथ ही आर्थिक दुर्व्यवस्था, विवर्तनिक विक्षोभ, प्रशासनिक शिथिलता को भी पतन का कारण माना गया है। इस प्रकार इन विभिन्न कारणों ने मिलकर सैंधव सभ्यता को समाप्त कर दिया और इससे स्पष्ट है कि इसका अंत अचानक न होकर एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम था। इसलिए इसके लिए किसी एक कारण विशेष को उत्तरदायी ठहराना समीचीन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की निरंतरता की। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पतन के उपरांत ये सभ्यता विलुप्त हो गई या चलती रही, इस विषय पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हमें नजर आता है। डॉक्टर बीबी लाल, अमलानंद घोष, प्रोफेसर रामशरण शर्मा जैसे विद्वानों का ये मानना है कि हड़प्पा सभ्यता और बाद की भारतीय सभ्यता में कोई भी संबंध नहीं है। इस मत के विपरीत अनेक विद्वान हड़प्पा सभ्यता की गहरी छाप भारतीय सभ्यता पर पाते हैं और उनका मानना है हड़प्पा सभ्यता विलुप्त नहीं हो गई बल्कि दूसरे रूप में चलती रही और इसने भारतीय सभ्यता को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया। लेकिन सत्य दोनों के मध्य में है। दो प्रकार के पुरातात्विक प्रमाण भी इस संदर्भ में हमें मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जिस क्षेत्र में प्रसार हुआ था, वहां इस सभ्यता की समाप्ति के उपरांत नई स्थानीय संस्कृतियों का उदय हुआ और इनमें प्रमुख हैं सिंधु में झूकर संस्कृति, पंजाब में कब्रिस्तान एच संस्कृति, दक्षिण पूर्व राजस्थान, महाराष्ट्र, गंगा यमुना दोआब इत्यादि स्थानों में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां। कब्रिस्तान एच संस्कृति, झूकर, झांगर और बनास संस्कृतियों के दौरान नए तत्व हमें देखने को मिलते हैं। मिट्टी के नए प्रकार के बर्तन प्रयोग में आने लगते हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर हड़प्पा संस्कृति के तत्व बाद की सभ्यताओं में भी मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप रंगपुर में पतनोन्मुख हड़प्पा संस्कृति ऐतिहासिक काल के उदय के पूर्व तक चलती रही। वस्तुतः रंगपुर में 1100 से 800 ईसा पूर्व का समय परिवर्तन का समय था और इस दौरान नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन, चमकीले लाल बर्तन प्रमुख रूप से बनाए जाने लगे, जो बाद में आहड़, नवदा टोली, प्रकाश इत्यादि जगहों पर प्रमुख बन गए। ऐसा संभवतः बड़े पैमाने पर नए हड़प्पा वासियों के काठियावाड़ से मध्य भारत और दक्षिण जाने से हुआ। इसी प्रकार गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के गेरू वर्णी मृदभांड संस्कृति पर हड़प्पा संस्कृति के प्रभाव परिलक्षित होते हैं। एसआर राव इस संस्कृति को निम्न या उत्तर हड़प्पा संस्कृति ही मानते हैं। अन्य स्थानों जैसे बड़गांव, अम्बखेड़ी, हस्तिनापुर, अतरंची खेड़ा, कौशाम्बी आदि स्थलों पर भी हड़प्पा संस्कृति के प्रभाव देखने को मिलते हैं। ताम्रनिधि संस्कृतियों के साथ भी हड़प्पा संस्कृति का संबंध जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा संस्कृति बिल्कुल विलुप्त नहीं हो गई, बल्कि पतनोन्मुख स्थिति में भी इसने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित किया। बात की जाए परवर्ती भारतीय सभ्यता को सिंधु सभ्यता की देन की, तो सिंधु सभ्यता हालांकि नष्ट हो गई, लेकिन बाद की भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर इसका अमिट प्रभाव पड़ा। और ये सत्य है कि सिंधु सभ्यता के बाद की भारतीय सभ्यता या वैदिक सभ्यता का स्वरूप सिंधु सभ्यता से बिल्कुल ही अलग था, लेकिन सिंधु सभ्यता के कुछ प्रभाव वैदिक युग के उपरांत भी देखे जा सकते हैं। सिंधु सभ्यता का नगरीय स्वरूप स्थायी प्रभाव नहीं डाल सका, क्योंकि बाद की अनेक शताब्दियों
सदियों तक भारत में नगरों का विकास नहीं हो सका, लेकिन खान पान, वस्त्र, आभूषण की परंपरा संशोधित और परिवर्तित रूप में आगे भी चलती रही। मिट्टी के बर्तन, धातु का काम, लेखन कला, मूर्ति कला, चित्रकला भारत में विकसित हुई। सिंधु सभ्यता का जो सबसे गहरा प्रभाव था वो धर्म के क्षेत्र में पड़ा। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा बाद में भी भारतीय धर्म का प्रधान अंग बनी रही। इसी प्रकार पशुओं को पूज्य मानने की प्रथा, शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा, शिव की आराधना, सूर्य और स्वस्तिक की पूजा, जादू मंत्र, यज्ञ बलि में विश्वास बाद के भारतीय धर्म में भी देखे जा सकते हैं। और इस प्रकार सिंधु सभ्यता भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ गई है। वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बहुत सारे तत्व सिंधु सभ्यता के काल में ही देखे जा सकते हैं।